हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे वो वीडियो अपलोड करते ही आप तक वो वीडियो पहुंच पाए। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आप इस वीडियो को लाइक करोगे तभी हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द किड डिटेक्टिव, और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा मूवी है। और हमेशा की तरह इस वीडियो का अंत भी आपको चौंकाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम ग्रेसी गुलिवर नाम की बच्ची को देखते हैं, जो कि अकेले में कहीं जा रही थी। तभी उस बच्ची के पास एक कार आकर रुकती है और उस कार में बैठा आदमी ग्रेसी को अपने पास बुलाता है। ग्रेसी उस कार के पास जाती है और मूवी में हमें अगला सीन बताया जाता है, जहां पर हमें एब अपलबम नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि सोकर उठता है। और उठने के बाद एब रेडी होने लगता है। तभी एब के मॉम डैड उसका हालचाल पूछने उसके फ्लैट पर आते हैं और वो एब की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में उससे सवाल करते हैं। तब एब बताता है कि उसे पिछले हफ्ते एक बड़ा केस मिला है, पर वो उस केस की डिटेल अपने पेरेंट्स को बताने से बिल्कुल मना कर देता है। आगे एब एक बार में बैठा था और उस बार का बारटेंडर इकलौता ऐसा आदमी था जो एब से ठीक से बात किया करता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिलकर एब को मार रहे होते हैं और एब अपने बचपन की स्टोरी के बारे में हमें बताने लगता है। एब जब छोटा था तब उसने घर के ट्री हाउस से केस सॉल्व करने की शुरुआत की थी। तब वो छोटे बच्चों की साइकिल चोरी हो जाने का, मैगजीन चोरी हो जाने जैसे छोटे केस सॉल्व किया करता था। केस सॉल्व करने के बारे में एब का दिमाग इतना अच्छा हो चुका था कि वो किसी मिस्ट्री मूवी की शुरुआत में ही पता लगा लेता है कि इस मूवी में किलर कौन होगा। तभी एक दिन गुस्से के मारे रात में कोई आदमी एब के ट्री हाउस का ट्री काट देता है और आगे एब सिटी के बीचों बीच अपना मेन ऑफिस ओपन करता है, जहां से वो अपनी डिटेक्टिव फर्म चलाता था। तब एब के ऑफिस में मेयर की बेटी ग्रेसी उसकी सेक्रेटरी का काम किया करती थी और सैलरी के बदले एब ग्रेसी को सोडा पॉप पिलाया करता था, जो कि ग्रेसी को बहुत पसंद था। तब एब की स्कूल के प्रिंसिपल इरविन एब को एक केस सौंपते हैं। वो बताते हैं कि किसी ने स्कूल के केस बॉक्स से फंड रेस किया, फंड चुरा लिया है और ये फंड उन्होंने एनिमल रेस्क्यू के लिए इकट्ठा किया था। एब प्रिंसिपल की बातों पर थोड़ा विचार करता है और वो रॉरी बिन का नाम लेता है। एब कहता है कि रॉरी बिन ने फंड चुराया होगा, क्योंकि पिछली गर्मी में उसने कुत्ते को मारा था। एब की बातों को सुनकर प्रिंसिपल रॉरी बिन को पकड़वा देते हैं और अब धीरे धीरे एब फेमस हो चुका था और पुलिस भी कई केस में एब की मदद लेने लगी थी। तभी एक दिन एब के ऑफिस में सेक्रेटरी का काम करने वाली ग्रेसी का कोई अपहरण कर लेता है और इस कारण सभी को एब से आशा होती है कि वो अपनी सेक्रेटरी ग्रेसी को किसी भी तरह ढूंढ लेगा। एब ग्रेसी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर वो ग्रेसी को नहीं ढूंढ पाता और इस कारण धीरे धीरे शहर के लोग भी एब की इज्जत करना बंद कर देते हैं। अब एब बड़ा हो चुका था, फिर भी वो अपना डिटेक्टिव का काम कर रहा था। अब एब की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे ही कट रही थी। एब को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, उसे बस छोटे मोटे केस मिल जाया करते थे, जैसे बिल्ली चोरी होने का केस। एक दिन एब अपने ऑफिस में जाता है, तब उसकी सेक्रेटरी लूसी एब से कहती है कोई लड़की तुम्हारा केबिन में इंतजार कर रही है। एब केबिन में जाकर उस लड़की से मिलता है। तब वो लड़की एब को अपना नाम कैरोलिन बताती है और वो बताती है कि मैं इसके पहले 5 साल पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ। तब आपने मेरे लिए मेरे एक केस पर काम किया था। तब किसी ने मेरी बर्थडे पार्टी पर मेरा एक चांदी का ब्रॉच चुरा लिया था और वो केस आपने उस समय 1 घंटे में ही सॉल्व कर दिया था। तब एब कहता है मुझे उस केस के बारे में अभी कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा है, अभी बताओ मैं अभी तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। कैरोलिन कहती है मेरे पास आपके लिए अभी एक केस है, किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया है। एब ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके पहले उसके पास कभी भी मर्डर का केस नहीं आया था। और एब कैरोलिन से पूछता है क्या तुम सच बोल रही हो। तब कैरोलिन कहती है मैं सच बोल रही हूँ, किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया है और किसी ने चाकू से 17 बार मेरे बॉयफ्रेंड पर वार किए थे। आगे एब अपने परिवार वालों से डिनर पर मिलता है। तब एब अपने माता पिता को बताता है मुझे एक नया केस मिला है और ये एक मर्डर केस है। आप लोगों ने उस बच्चे के बारे में सुना होगा जिसकी बॉडी रिवर में मिली थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे हायर किया है, मुझे उस लड़के के कातिल के बारे में पता लगाना है। तब एब के पिता कहते तुम ये केस नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने कभी भी मर्डर केस सॉल्व नहीं किया है। तब एब कहता है मैं अब तक 200 केस सॉल्व कर चुका हूँ। तब एब के पिता कहते पर उनमें से कोई भी मर्डर केस नहीं था। यह सुनकर एब चिढ़ जाता है और वो अपने पिता से गुस्से से कहता है ये केस लेकर मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ये केस ना लूं? आगे एब उस मर्डर केस की तैयारी में जुट जाता है और वो कैरोलिन से सवाल करता है
क्या तुमने रेड शू गैंग के बारे में सुना है? तब कैरोलिन कहती है, हाँ मैंने सुना है, पर इससे पैट्रिक का क्या लेना देना? एब कहता है, पैट्रिक पर 17 बार चाकुओं से वार किया गया है और ये कोई तभी कर सकता है जब पैट्रिक का बुरे लोगों से कुछ लेना देना हो। क्या तुम्हें लगता है पैट्रिक कोई गलत एक्टिविटी कर रहा था, जैसे जुआ खेलना हो या ड्रग्स लेना हो? कैरोलिन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पैट्रिक ये सब नहीं करता था। आगे एब और कैरोलिन पैट्रिक के बारे में पूछताछ करने सबसे पहले पैट्रिक के फ्रेंड बिली के पास जाते हैं और बिली के घर पहुंचकर एब पूछता है, क्या बिली के पिता की मीट शॉप है? कैरोलिन कहती है, हाँ है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब एब कहता है, क्योंकि मैंने एक केस पर काम किया था, तब मुझे पता चला कि बिली के पिता एक समलैंगिक है। तब बिली नीचे आता है और कैरोलिन बिली को बताती है, ये डिटेक्टिव एब है और ये पैट्रिक के किलर को पकड़ने के लिए हमारी मदद करने यहाँ पर आए हैं। तब पैट्रिक बिली से पूछता है, क्या पैट्रिक की कोई गलत आदत थी, जैसे जुआ खेलना, ड्रग्स लेना? क्या वो ऐसी एक्टिविटी में लिप्त था? बिली कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, वो क्या करता था? तब एब कहता है, क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे डैड गे है? यह सुनकर बिली गुस्सा होता है और वो चुपचाप ऊपर चला जाता है। आगे एब और कैरोलिन पैट्रिक के दोस्त कैल्विन से मिलने जाते हैं। तब कैल्विन अपनी माँ के बुलाने पर वहां से चला जाता है। तब मौका पाकर एब कैल्विन के घर की विंडो को ओपन कर देता है और कैरोलिन के पूछने पर एब उसे कहता है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं छिपकर यहाँ पर आ सकता हूँ। आगे एब कैल्विन से पूछताछ करता है। तब कैल्विन कैरोलिन से कहता है, कैरोलिन मुझे पता है कि तुम सोचती हो कि पैट्रिक तुम्हारे लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था, पर उसमें कई सारी गलत आदतें थी, जैसे वो बॉटल कैप इकट्ठा किया करता था, वो एडल्ट मूवी भी देखा करता था और एडल्ट किताबें भी पढ़ता था। ये सुनकर कैरोलिन कहती है, पर ये तो सब करते हैं। तब एब कहता है, क्या तुम कोई ऐसा कारण बताओगे जिसके कारण उसका मर्डर हुआ हो? कैल्विन कहता है, शायद पैट्रिक की एक और गर्लफ्रेंड थी और वो गर्लफ्रेंड थोड़ी वाइल्ड टाइप की थी, पर मैं नहीं जानता वो कौन थी। एब पूछता है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो थोड़ी वाइल्ड टाइप की थी? कैल्विन कहता है, क्योंकि वो पैट्रिक को कुछ अजीब करने के लिए मजबूर करती थी, वो उसके साथ इंटीमेट होती थी। ये सुनकर एब कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कैल्विन कहता है, मैंने उसके लॉकर में एक लड़की की फोटो देखी थी और उस फोटो में उस लड़की ने टाइगर मास्क पहन रखा था और बस उसने वही पहन रखा था और वो बिना कपड़ों की थी। आगे एक रेस्टोरेंट में डिनर करते समय एब कैरोलिन से पूछता है, पैट्रिक और तुम कब से साथ थे? कैरोलिन कहती है, हम लोग 3 महीनों से साथ थे, क्योंकि पैट्रिक मुझे सबसे अलग लगा था, क्योंकि वो ओरिगामी पेपर रोज बनाकर मेरे लॉकर में रखा करता था। एब कहता है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो पेपर रोज वही रखता था? कैरोलिन कहती है, क्योंकि वही एक स्कूल में अकेला एशियन था और ये एक एशियन आर्ट है। आगे दोनों रात में चोरी से स्कूल के अंदर जाते हैं पैट्रिक के लॉक को चेक करने। तब उन दोनों को स्कूल के अंदर से कई सारी आवाजें आ रही थी। तब एब उन आवाजों के बारे में पूछता है। तब कैरोलिन कहती है, बच्चे वीकेंड पर यहाँ पर रात में छिपते हैं और वो मस्ती करते हैं। अभी स्कूल में हमारे अलावा कई सारे स्टूडेंट होंगे। कैरोलिन एब को पैट्रिक का लॉकर दिखाती है तो वो लॉकर बिल्कुल खाली था और उसे देखकर एब गुस्सा होकर कहता है, पुलिस इस लॉकर से सब कुछ ले गई। कैरोलिन कहती है, मेरे पास पैट्रिक का जैकेट है। कैरोलिन एब को वो जैकेट देने के लिए ले जाती है। तब वो दोनों देखते हैं कि स्कूल में उनके अलावा और भी स्टूडेंट थे जो रात में वहीं ठहरे थे। कैरोलिन एब को पैट्रिक का जैकेट देती है और एब उस जैकेट को चेक करता है तो उसे पैट्रिक के जैकेट के अंदर एक बॉटल मिलती है जिसके अंदर कुछ कैप्सूल थी। आगे वो दोनों स्कूल के कुछ ड्रग एडिक्ट स्टूडेंट के पास जाते हैं और एब उन स्टूडेंट से उन कैप्सूल के बारे में पूछता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, इस कैप्सूल का नाम ईगो बूस्टर टेबलेट है और ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करती है। एब कहता है, मैंने ये टेबलेट खाई है पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वो लड़का कहता है, ये टेबलेट अंदर से एक तरह से किक देती है, यह डिपेंड करता है कि आप अंदर से कितने इनसिक्योर है। एब पूछता है, तो ये टेबलेट कौन सप्लाई करता है? वो लड़का कहता है, ये टेबलेट कैंडी स्टोर वाला बेचता है और इसके लिए हमें उसके पास जाकर बोलना पड़ता है कि हमारे सिर में दर्द है, वो कई सालों से ये टेबलेट सप्लाई कर रहा है। आगे कैरोलिन बताए हुए कैंडी स्टोर पर जाकर सिर दर्द की बात कहती है और वो एक आइसक्रीम लेकर बाहर आती है। एब के पूछने पर कैरोलिन कहती है, अंदर जाकर मैंने शॉपकीपर से कहा कि मेरे सिर में दर्द है, तब उसने मुझे आइसक्रीम थमा दी। मुझे बहुत एम्बेरस फील हुआ। मुझे लगता है उन लड़कों ने तुमसे झूठ कहा है। आगे एब उन लड़कों के ग्रुप के पास जाकर उस लड़के को मारता है और उससे सप्लायर का नाम पूछता है। तब वो लड़का रेड शू गैंग का नाम बताता है। आगे एब रेड शू गैंग के लोगों के पास जाकर कहता है, मैं पैट्रिक चेंग के बारे में बात करने यहाँ पर आया हूँ। तब वही खड़ा गैंग लीडर एब से उस बारे में बात करने से मना कर देता है। यह सुनकर एब वापस बाहर आ जाता है और वो कैरोलिन से कहता है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आगे एब पैट्रिक के माता पिता से जाकर मिलता है
और तब ऐप डेथ के पहले पैट्रिक के बर्ताव के बारे में उनसे पूछता है। तब पैट्रिक की माँ कहती है उसकी डेथ के पहले वो बहुत ज्यादा केले खाया करता था। यह सुनकर ऐप कहता है यानी वो ज्यादा झंझट नहीं चाहता था, ना प्लेट ना चम्मच और ना ही केले को कट करना पड़ता है और ना ही धोना पड़ता है। मुझे लगता है पैट्रिक डेथ से पहले थोड़ा डिप्रेस था किसी बात को लेकर। यह सुनकर पैट्रिक के पिता कहते हैं नहीं वो डिप्रेस नहीं था। तब ऐप पैट्रिक के पिता को वो कैप्सूल की बोतल देते हुए कहता है आपके बेटे के जैकेट से मुझे ये बोतल मिली और ये ड्रग्स कैप्सूल है। तब पैट्रिक के पिता कहते हैं ये बोतल मेरे बेटे की नहीं हो सकती। ऐप कहता है आपका बेटा उसकी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा था, वो किसी और लड़की के साथ था, पर वो लड़की कौन थी अभी तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर पैट्रिक के पिता कहते तुम इस बात को लेकर इतना श्योर कैसे हो? ऐप कहता है मुझे ये बात पैट्रिक के एक फ्रेंड ने बताई है, उसे पैट्रिक के लॉकर से एक फोटो मिली थी। यह सुनकर पैट्रिक के पिता गुस्सा होते हैं और वो ऐप से कहते हैं क्या तुम सचमुच कोई डिटेक्टिव हो जो किसी की बात पर विश्वास कर लेते हो? तुमने अभी तक कितने मर्डर केस सॉल्व किए हैं? ऐप कहता है मैं 3 मर्डर केस सॉल्व कर चुका हूँ। यह सुनकर पैट्रिक के पिता कहते हैं मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता और वो वहां से चले जाते हैं। तब पैट्रिक की माँ ऐप से कहती है पैट्रिक बहुत ही प्राइवेट लड़का था और जो कुछ भी पैट्रिक के बारे में तुमने हमें बताया हमें उस पर विश्वास करना मुश्किल है। आगे ऐप और कैरोलिन वहां से निकलते हैं। तब कैरोलिन ऐप को बताती है कि कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। ऐप गाड़ी रोककर उस गाड़ी के पास जाता है तो वो देखता है उस गाड़ी में उसके माता पिता थे और वो ऐप से कहते हैं हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि इससे पहले तुमने कभी मर्डर केस सॉल्व नहीं किया है। इस बात पर ऐप अपने माता पिता पर गुस्सा होकर उन्हें उसका पीछा छोड़ने के लिए कहता है और ऐप कैरोलिन को बताता है उस कार में रिपोर्टर थे और वो हमसे पहले मीडिया में इस केस को सॉल्व करना चाहते थे और इसलिए वो हमारा पीछा कर रहे। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। आगे कैरोलिन ऐप को ड्रॉप करते हुए कहती है मैं कल नहीं आ पाऊंगी, मुझे स्कूल जाना होगा। प्रिंसिपल के लगातार मेरे पेरेंट्स को कॉल आ रहे। तब ऐप कहता है तुम्हारे पेरेंट्स काफी कूल है, उन्होंने तुम्हें कार दे रखी है। कैरोलिन कहती है हाँ क्योंकि वो मर चुके हैं, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार भी करती हूँ। आगे ऐप स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर मिलता है और स्कूल का प्रिंसिपल ऐप से कहता है तुम स्कूल की प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं हो, बताओ तुम क्या चाहते हो? ऐप कहता है मैं पैट्रिक के बारे में यहाँ पर बात करने आया हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे हायर किया है। तब प्रिंसिपल कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी होगी। कोई हमारी साइंस लैब में घुसा था और हमें साइंस लैब में उसके फुटप्रिंट भी मिले हैं। तब ऐप कहता है बच्चे वीकेंड में रात में आपके स्कूल में रुकते हैं और वो यहाँ पर मस्ती करते हैं और ये सब काफी समय से हो रहा है। अब आप मुझे पैट्रिक के बारे में बताइए। प्रिंसिपल कहता है पैट्रिक बहुत शांत बच्चा था, मैंने किसी बात को लेकर उसे वार्न भी किया था उसकी डेथ के कुछ ही दिन पहले उसके किसी दोस्त के कारण, पर अभी मुझे उसके किसी दोस्त का नाम याद नहीं आ रहा है। ऐप पूछता है उसका दोस्त कैसा दिखता था? प्रिंसिपल कहता है वो थोड़ा हट्टा कट्टा था, मैंने पैट्रिक के लॉकर को भी चेक करवाया पर मुझे उसमें भी कुछ नहीं मिला। ऐप को लगता है कि पैट्रिक का वो दोस्त कैल्विन होगा जिसके बारे में प्रिंसिपल बता रहा होगा। तो ऐप खिड़की के जरिए कैल्विन के घर के अंदर घुसता है तो वो उसके कंप्यूटर को चेक करता है तो उसे उसके कंप्यूटर टेबल के अंदर एक लेटर मिलता है। इस लेटर में कैल्विन ने कैरोलिन के बारे में लिखा हुआ था जिससे ऐप को पता चलता है कि कैल्विन कैरोलिन को बहुत पसंद करता है। ऐप कैल्विन का पीसी भी चेक कर रहा था तभी उसे कैल्विन के आने की आहट सुनाई आती है और ऐप कमरे में ही बनी अलमारी में जाकर छिप जाता है और तब कैल्विन अंदर आकर अपने कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने लगता है। बहुत देर तक वेट करने के बाद कैल्विन कहीं जाकर रूम के बाहर जाता है और मौका पाकर ऐप भी उसके घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी ऐप को कैल्विन की छोटी बहन के आने की आहट सुनाई आती है और ऐप वापस वहीं बने कमरे की अलमारी में जाकर छिप जाता है। ये कमरा कैल्विन की बहन का था और कैल्विन की बहन भी अपने रूम में आकर लैपटॉप चलाने लगती है। बहुत देर बाद कैल्विन की बहन सोने वाली होती है और तब वो अपनी माँ को बताती है मुझे लग रहा है कि कोई हमारी अलमारी में है। तब कैल्विन की माँ कहती है मॉन्स्टर वॉन्स्टर कुछ नहीं होते, तुम आराम से सो जाओ और वो वहां से लाइट बंद करके चली जाती है। कैल्विन की बहन सो जाती है और तभी अलमारी में बंद ऐप को अचानक छींक आती है और इस बार ऐप पकड़ा जाता है। आगे पुलिस ऑफिसर ऐप से कहते हैं वो बच्ची बुरी तरह से डर गई है। ऐप कहता है मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और ये मेरा काम है। मैं उसके बड़े भाई पर जासूसी कर रहा था तब मैं उसके रूम में फंस गया। मैं पैट्रिक चेंग के केस पर काम कर रहा हूँ और ये केस मुझे उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया है। ग्रेसी के किडनैपिंग के समय आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो पुलिस ऑफिसर कहता है उस समय सिर्फ तुम 12 साल के थे। मैं कोशिश करूंगा कि वो फैमिली तुम पर कोई केस ना करे, कोई चार्ज न लगाए।
और अब ये सब बंद करो, ग्रेसी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। आगे ऐब अपने घर पर था, तभी ऐब की सेक्रेटरी का उसे कॉल आता है और ऐब की सेक्रेटरी ऐब को बताती है तुम्हारे बारे में न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि तुम उस बच्ची के कमरे में छिपकर कुछ गंदे काम कर रहे थे। तब ऐब कहता है मैं वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। तब ऐब की सेक्रेटरी कहती है मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस न्यूज के बारे में सुनकर ऐब डिप्रेस हो जाता है कि अब उसके बारे में शहर के लोग क्या सोचेंगे। और ऐब को कैरोलिन का कॉल आता है, पर ऐब कॉल अटेंड नहीं करता और वो वापस ड्रिंक करने लगता है। आगे ऐब के घर की बेल बजती है। ऐब दरवाजा खोलता है तो बाहर कैरोलिन थी। तब कैरोलिन कहती है मुझे वापस मेरे लॉकर से वैसा ही पेपर फ्लावर मिला। ऐब कहता है पैट्रिक तुम्हारे लॉकर में पेपर फ्लावर नहीं रखता था। ओरिगामी एक जैपनीज आर्ट होती है, इसलिए तुम्हारा ध्यान पैट्रिक पर गया और तुम खुद उससे बात करने लगी। यह सुनकर कैरोलिन शॉक रह जाती है और वो ऐब से पूछती है तो ये फ्लावर मेरे लॉकर में कौन रखता है। ऐब कहता है वो केल्विन रखता होगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। और ऐब कैरोलिन को लेटर देता है जो उसे केल्विन के घर से मिला था और वो देकर ऐब अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। आगे ऐब के रूममेट की गर्लफ्रेंड वीकेंड पर ऐब के फ्लैट पर आती है और वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं। ऐब भी ये सब देख रहा था और वो भी अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है और पुराने दिनों को याद करके ऐब बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स भी लेने लगता है। आगे ऐब की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को डस्टबिन में पाता है और उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। शायद ऐब नशे में वहां तक पहुंच गया था और उसे खुद याद नहीं था कि वो वहां पर कैसे पहुंचा। ऐब कपड़े पहन के बाहर आता है, तभी उसे कैरोलिन का कॉल आता है और कैरोलिन ऐब से कहती है क्या तुम्हें याद है तुमने एक केस सोल्व करने का वादा किया था पैट्रिक की मॉम से। कैरोलिन की ये बात सुनकर ऐब रेडी होकर कैरोलिन के घर पर जाता है और वो वहां पर उसके मॉम डैड और उसके ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो देखता है। तब ऐब कैरोलिन से कहता है सॉरी मैं अरेस्ट हो गया था, क्या तुमने वो पेपर वाली न्यूज पढ़ी थी। कैरोलिन कहती है मैं आपके ऑफिस गई थी और आपके सेक्रेटरी ने मुझे वो न्यूज दिखाई थी। ऐब कहता है बहुत बुरा लगता है जब आप अपने दिमाग में अपने आप को कुछ और समझते हो और पूरी दुनिया के सामने आपकी इमेज कुछ और बनकर रह जाती है। मैं कई समय बाद तुम्हारे जैसे किसी से मिला हूँ, तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं अब तक ये डिटेक्टिव का काम क्यों कर रहा हूँ। आगे ऐब अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है उसका पूरा ऑफिस अस्त व्यस्त था। ऐब अपनी सेक्रेटरी से इसके बारे में पूछता है तो उसकी सेक्रेटरी कहती है मैं और मेरे फ्रेंड्स कल रात में यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। तब ऐब अपनी सेक्रेटरी को सब कुछ ठीक करने का बोलकर अपने केबिन में चला जाता है तो वो देखता है उसके केबिन के टेबल पर एक पेपर रोज पड़ा हुआ था। ऐब अपनी सेक्रेटरी से उसके बारे में पूछता है तो उसकी सेक्रेटरी बताती है ये पेपर रोज यहाँ पर कैरोलिन रख के गई है, वो यहाँ पर ऑफिस में आई थी। उसने बताया था कि उसका मरा हुआ बॉयफ्रेंड उसके लॉकर में ऐसे पेपर रोज रखा करता था, पर अभी भी कोई उसके लॉकर में ऐसे रोज रख रहा है। ऐब उस पेपर रोज को खोलकर देखता है तो उस पेपर के डिजाइन को देखकर ऐब को कुछ याद आता है कि उसने पहले भी कहीं ऐसा पेपर देखा है जिसमें ऐसी डिजाइन बनी थी। तब ऐब अपने घर के गैराज में जाता है और वो ग्रेसी के सामान को देखता है। ये सब वही सामान था जो ग्रेसी अपने टेबल पर रखा करती थी जब वो ऐब के वहाँ सेक्रेटरी का काम किया करती थी। उस सामान में ऐब को वैसा ही ओरिगामी पेपर मिलता है जिस पेपर का रोज बनाकर कोई कैरोलिन को भेजा करता था। यानी इस प्रकार के पेपर के रोज बनाकर कोई ग्रेसी को भी भेजता था उसके गायब होने के कुछ दिन पहले तक। ये सब देखकर ऐब कैरोलिन को कॉल करके कहता है तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत निकलना, तुम अभी सेफ नहीं हो। वो रोज तुम्हें केल्विन नहीं भेजता था। अगले दिन ऐब ग्रेसी के घर पर जाता है तो ग्रेसी की माँ ऐब को ग्रेसी के रूम में ले जाती है तो ऐब देखता है ग्रेसी का रूम वैसा की वैसा ही था। और तब वहाँ खड़ी ग्रेसी की माँ कहती है हमने ग्रेसी के रूम में कोई बदलाव नहीं किया उसके गुम हो जाने के बाद। इस कमरे में अभी भी वो सारा सामान है जैसा ग्रेसी आखिरी बार छोड़कर गई थी। तब ऐब उस कमरे के फर्नीचर में देखता है तो उसे वहाँ पर वैसे ही रोज मिलते हैं जैसे रोज कोई आदमी कैरोलिन को भेज रहा था। आगे बार में था तब बारटेंडर ऐब से कहता है रॉरी बिन ने फिर से तुम्हें कुछ किया। ऐब कहता है हाँ उसने मुझे फिर से मारा। तब वो बारटेंडर कहता है तुम मुझसे सॉरी क्यों नहीं बोल देते। ऐब कहता है मैं किस बात के लिए उससे सॉरी कहूँ, किसी ने स्कूल में फंड चुराने के लिए उससे नहीं कहा था। बारटेंडर कहता है लेकिन एनिमल फंड उसने नहीं चुराया था, शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। ये सुनकर ऐब सोच में पड़ जाता है कि सचमुच रॉरी बिन ने वो फंड का पैसा नहीं चुराया था और अगर उसने वो चुराया होता तो वो इतने सालों बाद भी ऐब से नफरत क्यों करता,
ये सब याद कर कर ऐप कहीं जाने लगता है और वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है, मुझे फाइल चेक करके बताओ रॉरी बिन का केस कब आया था। मुझे लगता है ये केस एक सेटअप था। ऐसा कहकर ऐप प्रिंसिपल इरविन के घर पर जाता है जिन्होंने उसे वो केस दिया था और ऐप चुपके से उनके घर में घुसकर उनके सामान को चेक करने लगता है। तभी ऐप को फर्नीचर में एक बॉक्स मिलता है और ऐप उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उस बॉक्स में कई सारे फोटो थे और उनमें से एक फोटो टाइगर मास्क पहने बैठी लड़की का भी था, जो कि बिना कपड़ों के टाइगर मास्क पहने बैठी हुई थी। यह फोटो वही था जिसके बारे में केल्विन ने ऐप को बताया था कि उसने पैट्रिक के लॉकर में टाइगर मास्क पहने एक लड़की का फोटो देखा था। तभी ऐप को वहां पर किसी के आने की आवाज सुनाई आती है और ऐप बेड के नीचे छिप जाता है। तब उस कमरे में प्रिंसिपल आता है और वो कहता है, ऐप मुझे पता है तुम इस कमरे में हो। आगे प्रिंसिपल और ऐप दोनों आमने सामने बैठे हुए थे और प्रिंसिपल ऐप से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐप कहता है, आपको पता है आपने ही मुझे फर्स्ट केस दिया था जब किसी ने एनिमल फंड चुरा लिया था और तब मैंने रॉरी का नाम लिया था, लेकिन वो फंड रॉरी बिन ने नहीं चुराया था, मैं उस वक्त गलत था। यह सुनकर प्रिंसिपल कहता है, अब इसकी किसको परवाह, इस बात को बीत चुके सालों हो चुके हैं। ऐप कहता है, लेकिन आपको एनिमल फंड का रुपया रॉरी बिन की डेस्क में मिला था और वो पैसा आपने ही वहां पर रखा था, रॉरी बिन ने चुरा कर नहीं रखा था। आप उस समय सिर्फ और सिर्फ मुझे टेस्ट कर रहे थे कि मुझ में कोई केस सॉल्व करने की एबिलिटी है भी या नहीं। यह सुनकर प्रिंसिपल कहता है, पर मैं तुम्हें टेस्ट क्यों करूंगा। ऐप कहता है, क्योंकि इसी घटना के एक हफ्ते बाद ग्रेसी किडनैप हुई थी। मुझे आपके यहाँ से वो फोटो भी मिली जो आपको पैट्रिक के लॉकर से मिली थी। आपको लगा होगा कि वो फोटो कैरोलिन की है, वो टाइगर मास्क वाली फोटो। प्रिंसिपल कहता है, तो क्या वो फोटो कैरोलिन की नहीं थी, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो। ऐप कहता है, हाँ वो फोटो कैरोलिन की नहीं है और मैं उन पेपर फ्लावर के बारे में भी जानता हूँ। वो आप ही हो जिसने कैरोलिन के बॉयफ्रेंड को मारा है, क्योंकि आपको एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके साथ कभी किसी ने कुछ ना किया हो, जैसे कि एक समय ग्रेसी थी। आपने सोचा होगा कि पैट्रिक ने आपका सारा प्लान बर्बाद कर दिया, वो कैरोलिन के साथ इंटीमेट हुआ होगा और इसलिए आपने पैट्रिक को मार दिया। प्रिंसिपल कहता है, ग्रेसी कोई शरीफ लड़की नहीं थी, वो अक्सर मेरे ऑफिस में आया करती थी, अक्सर अपने पहने हुए नए कपड़े दिखाने। ऐप कहता है, वो उस समय 14 साल की थी, वो उस समय बच्ची थी। प्रिंसिपल कहता है, सभी लोग कभी न कभी बच्चे होते हैं। उसके चेहरे वाला पोस्टर शहर के हर टेलीफोन बूथ के बाहर लग चुका था और एक मंथ बाद पूरे शहर को उसकी न्यूज पता चल गई थी। किसी को तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ग्रेसी को कभी ढूंढ पाओगे। ऐप पूछता है, तो आपने ग्रेसी के साथ क्या किया। प्रिंसिपल कहता है, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, फिर उसने मेरी बच्ची को जन्म दिया। सभी लोग मुझे जानते थे, तो मैं सबके सामने अचानक उस बच्ची को नहीं लेकर आ सकता था, तो मैंने कैरोलिन को चर्च की सीढ़ियों पर छोड़ दिया और मैं अपनी आंखों के सामने कैरोलिन को बड़ा होते देखता रहा। जब मुझे पता चला कि कैरोलिन और पैट्रिक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जब मैंने पैट्रिक के लॉकर में वो फोटो देखा तो मुझे लगा टाइगर मास्क पहनी हुई लड़की कैरोलिन है। तब मैंने पैट्रिक को मार दिया। मैं कैरोलिन के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। आगे प्रिंसिपल अपने पास से चाकू निकालकर अपने आप को ही मार देता है और ऐब ये सब देखकर डर जाता है। आगे ऐब फ्रिज से ड्रिंक निकालकर पीने लगता है। तभी ऐब को याद आता है कि उसने फ्रिज में कुछ जाना पहचाना देखा। ऐब फ्रिज खोलकर देखता है तो फ्रिज में कई सारी ड्रिंक की वही बोतल पड़ी थी जो कि ग्रेसी को बहुत पसंद थी। यह देखकर ऐब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे बाहर बना हुआ एक शेड दिखाई देता है। ऐब उस शेड के पास जाकर उस शेड का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखों के सामने उसे ग्रेसी दिखाई देती है जिसका वजन अब काफी बढ़ चुका था और ग्रेसी बहुत डरी हुई भी थी। उसकी यह हालत देखकर ऐब ग्रेसी की माँ को कॉल करके कहता है, मैंने ग्रेसी को ढूंढ लिया है पर वो मुझसे बहुत डर रही है। ग्रेसी के मिलने की न्यूज अब पूरे देश में फैल चुकी थी कि कैसे किड डिटेक्टिव ने एंड तक हार नहीं मानी। गवर्नमेंट भी इस काम के कारण ऐब को मेडल देने का तय करती है और अब पूरा शहर फिर से ऐब की इज्जत करने लगा था। आगे ऐब के ऑफिस में कैरोलिन ऐब से मिलती है। तब ऐब कैरोलिन से कहता है, तुम स्कूल नहीं गई। कैरोलिन कहती है, नहीं मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो मुझसे बात कैसे करे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी इसी बात को लेकर कंफ्यूज है। मैं चर्च के बाहर मिली थी तो पहले उन्हें लगता था कि मैं उनके लिए भगवान का दिया हुआ गिफ्ट हूँ, पर अब उन्हें लगता है कि मैं एक रेपिस्ट की बच्ची हूँ। अच्छा होता अगर ये सच हमें पता न चलता, पर तुमने प्रिंसिपल से ग्रेसी को बचाया है। आगे ऐब के माता पिता ऐब से मिलते हैं और वो उसका हालचाल पूछते हैं।
तब एब उनके सामने फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसके सिर से अब बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों प्रिंसिपल ने ग्रेसी को किडनैप करके उसका रेप किया था और उसके कारण ग्रेसी को एक बच्ची हुई थी। वो बच्ची कैरोलिन थी और जब प्रिंसिपल को पता चला कि कैरोलिन और पैट्रिक एक दूसरे को डेट कर रहे और प्रिंसिपल ने वो टाइगर मास्क वाली फोटो भी देखी थी और उसे लगा था कि वो फोटो कैरोलिन की थी, तो प्रिंसिपल ये देख नहीं पाया और उसने पैट्रिक को मार दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।